स्टार्ट किया हुआ है, बट आज एक नई यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए फर्स्ट यूनिट होने वाली है, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरनेशनल बिजनेस को पहले समझेंगे, इसका सिलेबस क्या है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वास्ट है, बट एट द सेम टाइम बहुत इजी भी है, क्योंकि एक बार रीड किया समझ आ जाता है। बहुत कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे चीजें पढ़ने वाली है, बार-बार रीड करो, फैक्ट्स को याद रखो, डेट्स को याद रखो, क्यों क्या हुआ था और कब हुआ था वो याद रखो, तो आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, बट यस देयर आर सम थिंग्स, सम टॉपिक्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, वो है जैसे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमारे पास जो है सारी डिफरेंट स्कीम्स है वो भी याद करने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट भी है। एफडीआई का कांसेप्ट है, थ्योरीज है, उनको समझना है, बैरियर्स हैं उनको समझना है, बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे चीजें चलने वाली है। वेलकम टू क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले थोड़ा सा जो है बेसिक ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे, और आज मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा पढ़ाने आई हूँ, बेसिक इंट्रो समझते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिलेबस है, पूरा आपका सिलेबस है जो डिफाइंड है। सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप और इंपॉर्टेंस, कि कहाँ आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके जो रूट्स हैं वो निकलती है हमारी एलपीजी पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 में, वहां से। दूसरी कि हम जब काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस जब हम अपने एक एरिया में पर्टिकुलर कंट्री में ना करके डिफरेंट नेशंस में बिजनेस करते हैं, वो नीड्स को पूरा करते हैं अपनी बिजनेस नीड्स को, तो वो भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में बनता है। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, उसके ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे आप एंटर कर सकते हो, आपने देखा कि क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अब आप जा रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस करने, तो किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है। फिर क्या क्या थ्योरीज आपने ध्यान में रखनी है जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, कि किस बेसिस पे, किस आधार पे आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, वो हमारे पास थ्योरीज है। कुछ थ्योरीज हमारी ट्रेडिशनल है, कुछ मॉडर्न है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। अब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, सरकार आपको हेल्प कर रही है, बट सरकार जो है क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को हम लेके चलते हैं, है ना, तो हमारे पास जो है प्रॉफिट कमाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सोशल वेलफेयर है। तो एक हद से ज्यादा जब आप काम करते हो दूसरे नेशन के साथ, जिससे आपकी खुद की कंट्री को भी नुकसान हो सकता है, या फॉरेन नेशंस आपकी कंट्री में इस तरीके से एंटर करते हैं कि आपकी डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट बीच में एंटर करती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो हमें पढ़ना पड़ता है कि गवर्नमेंट क्यों आई, किस तरीके से बीच में इंटरवीन कर सकती है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दो तरीके के बैरियर आते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं जहाँ पे क्वालिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, मतलब जहाँ पे लिमिट सेट की जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीस फाइन ये आप पे करोगे तो काम हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, कि इंडिया फॉरेन से किस तरीके से ट्रेड करेगा। फॉरेन मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा ट्रेड के लिए, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसको स्टडी करना है। इसमें हमारे सारे टारगेट्स लिखे जाते हैं, क्या क्या टारगेट्स आपको, क्या क्या आपने अचीव करना है, किस ईयर तक करना है, और कहाँ पे आपने एक्सीलेंस लेनी है, वो सारी चीजें आती हैं। देन उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस में भी पढ़ते हैं, बट अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वास्ट है। इसके टाइप्स से क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, और यहाँ पे जो टाइप है यहाँ से आती है हमारी ओएलआई फ्रेमवर्क, इक्लेक्टिक पैराडाइम वाली थ्योरी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एफडीआई के बेनिफिट और कॉस्ट क्या है, कि किस तरीके से एफडीआई आपकी हेल्पफुल है, और क्या क्या चीजें हैं जो एफडीआई की वजह से आपकी कंट्री को फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस, वो भी हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। दोनों कंट्रीज के लिए, होम कंट्री और होस्ट कंट्री, ट्रेंड्स क्या है, कितने एफडीआई आ रहे हैं, यहाँ पे करंट से रिलेटेड सवाल आपके बन जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इंडिया की एफडीआई पॉलिसी जो है उसको भी हम स्टडी करते हैं, कि इंडिया जो है कितना कहाँ पे अलाउ करती है कि फॉरेन ट्रेड से पैसा आए, गवर्नमेंट रूप से, ऑटोमेटिक रूप से, अलग अलग टाइप से होती है, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्सेंट्रिक, है ना, रिसोर्स सीकिंग, मार्केट सीकिंग, एसेट एक्विजिशन, एसेट एगमेंटिंग, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। वो सारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रीड करने पढ़ने लर्न करने वाली चीज है। फिर इसके बाद आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक, कि भाई आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक अकाउंट मेंटेन करोगे, अकाउंट जरूरी है बनाने, जिससे आपको ये पता लगता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई। तो आपकी एक पर्टिकुलर ईयर में आपकी कंट्री की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखते हो। इसके दो कंपोनेंट हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आएगा वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी, जहाँ पे चेंज नहीं आएगा वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि हाँ ट्रेड हमें फैसिलिटेट करना है, फ्री फ्लो करना है, तो हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते रहते हैं कि कैसे कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम पहले अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम आपस में पॉलिसीज बना सकते हैं जो हम दो कंट्रीज आपस में काम करने के लिए फेवरेबल हो। कोई ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं जहाँ हम तीसरी कंट्री के साथ अगर काम करेंगे तो वो सेम हो। फिर फ्री फ्लो हम कर सकते हैं, लोगों का भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब सबका, रॉ मटेरियल आए, कैपिटल आए, लोग आए, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम बनाने लग जाते हो। फिर उसके बाद आपकी जुडिशरी भी सेम हो जाती है, तो पॉलिटिकली आप बहुत ज्यादा इंटीग्रेट कर जाते हो। तो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स आते हैं, 6 लेवल्स हैं, याद रखने। फिर इसके बाद यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करते हो तो ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट क्या क्या होते हैं, है ना, कि आप ट्रेड को क्रिएट कर रहे हो, ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, उसके इफेक्ट, उसके प्रभाव पड़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं हर लेवल पे, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो ऐसे तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, चल मैं आउट ऑफ भाई नहीं, आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो वो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। वो सारे हमने पढ़ने हैं, जैसे कि हमारे पास एशियान साफ, नाफ्टा जो अब क्या बन चुका है, अपडेट नहीं किया है सिलेबस, यूएसएमसी बन चुका है ना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे जो है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बने हैं, यूरोपियन यूनियन, है ना, G21 भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है। वो सारी चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी है, बट मेनली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे मर्कोसुर है, और भी बहुत सारे रिसेंटली जो आपके रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। फिर इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग बात आती है, कि जब हम इंटीग्रेट हो रहे हैं तो हमें संभालने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो बीओपी की बैलेंस देखता है वो आईएमएफ है, ठीक है, आपको फंड्स भी प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक जो है ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिनेरियो चेक करेगा, सारा फंड कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, आपको जो करनी है वो सारी चीजें, आपको लोन्स लेने हैं उसके लिए। अंकटाड जो है ये भी आपके लिए रहता है। अंकटाड के बाद जो है गैट भी आता है, फिर डब्ल्यूटीओ भी आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको फैसिलिटेट करे, उसको सुपरवाइज करे, एंड साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, गैट, स्ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सारी चीजें हमें कवर करनी होती है। तो ऑल एंड ऑल जो भी आप अपने बिजनेस के लिए आपको चाहिए वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से होगा, क्या क्या अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा सिलेबस है, एंड ये सिर्फ 70% है, 30% बिजनेस एनवायरनमेंट है। अभी मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस करवा रही हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट बाद में करेंगे, 4 से 5 क्लासेस में बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाएगा, 10 से 12 क्लासेस में इंटरनेशनल बिजनेस को हम कवर करते हुए चलेंगे। एंड यहाँ पे बहुत इन डेप्थ हर चीज को नहीं करना, जिसको इन डेप्थ करना उसको इन डेप्थ करना, जिसको ऊपर ऊपर से करना उसको ऊपर ऊपर से करना, क्योंकि अगर हर चीज को इन डेप्थ करोगे तो इट विल टेक 50 लेक्चर्स, और अपने को इतना नहीं करना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने, बेस को स्ट्रांग करेंगे, प्लस जो चीजें रिक्वायर्ड है उनको कवर करेंगे। इसके अलावा बहुत बार आपको एक आधा क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर पेपर में नया देखने को मिलेगा, उसको उतना ही कवर करना है जितना हमारे लिए रेलेवेंट है इस सारे स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी उनको स्किप भी करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस दिखाया है एक बार, सो दैट टॉपिक आपके माइंड में आ जाए कि ये टॉपिक जो है हमें। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, आज की क्लास को पढ़ते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस में है क्यों। अब इंटरनेशनल बिजनेस दो वर्ड से मिलकर बना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल और बिजनेस। इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी,
एंड बिजनेस मतलब ट्रेड करना, या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब आप पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये 3 टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस है ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं, ठीक है। और बिजनेस क्या है, यहाँ पे डेली रूटीन में एक फंक्शन परफॉर्म करना रेपिटेटिवली, जिससे आप रिस्क लेके प्रॉफिट अर्न करते हो। इसमें रेगुलर डील कर रहे हो आप, रेगुलरिटी डीलिंग, ठीक है। साथ ही साथ जो है रिस्क लेते हो, प्रॉफिट अर्न ऑब्जेक्टिव होता है आपका, सेवा करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो है ये हमारा बिजनेस बनता है। एंड इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, बिजनेस जो है रिस्क लेके हम पैसा कमा रहे हैं, ऑब्वियसली डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, सामान जो है वो बेच रहे हैं प्रॉफिट पर्पस पे, प्रॉफिट पे। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, और ट्रेड को करने के लिए हमारे पास कुछ हेल्प होती है जिसको एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो मींस बाय एंड सेल कर रहे हो कमोडिटी, वो आपके लिए ट्रेड है। क्योंकि हमारे पास क्या होती है, अगर नॉर्मली में डिवाइड करो 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, सेक्टर्स होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसको हम इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो हमारा मेनली इंडस्ट्री सेक्टर में होता है, जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। एंड हमारे पास ट्रेड के साथ साथ कुछ हेल्प्स होती हैं जो हमें हेल्प करती है उस ट्रेड को करने में। तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट उसके लिए हेल्प कैसे, आपको जो बैंक है वो पैसा प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स हो गए एंड फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, है ना, फाइनेंसिंग कंपनीज हो गई जो आपको फंड्स प्रोवाइड करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की आपको सर्विसेज मिलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है। आपके पास जो है मिडलमैन होते हैं जो आपको सामान पहुंचाने में हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट वगैरह। ये सारी चीजें हमारे पास जो है रहती हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन से क्या होगा, आपके बारे में लोगों को पता लगेगा, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस आएगी। तो ये जो है ये क्या है, ये हमारे एड्स टू ट्रेड है, मतलब ट्रेड को करने में जो हेल्प करते हैं वो चीज हमारे सामने यहाँ पे आती है। तो ये क्या बात हुई, ये हुई हमारे इंटरनेशनल ट्रेड। अब बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस मैंने आपको बता दिया। अब इंटरनेशनल का मतलब है आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि हम जो है एक चीज को समझ पाए। ये थोड़ा सा अजीब बन गया, चलो ऐसे समझ लो, इंडिया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये इंडिया है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, सी है ना, समुद्र है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ से बिल्कुल जो है बॉर्डर के पास से ट्रेड किया है ना। तो ये मेरा इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये मेरे को कैसे पता लगेगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस में ये डिफाइन किया गया है कि आपकी जो टेरिटरी है, मतलब ये जो है ना, ये साइड, ये जो बाउंड्री है, इसमें प्लस कर दो 12 न्यूटिकल माइल्स। अब ये रट्टा नहीं लगाना, समझना है, 12 न्यूटिकल माइल्स तक आपका जो ट्रेड होता है, सी लेवल में न्यूटिकल माइल से मेजर किया जाता है। ये 12 न्यूटिकल माइल बनते हैं लगभग 20 किलोमीटर। कितना बनता है, लगभग 20 किलोमीटर बनता है। तो ये जो टेरिटरी है, बाउंड्री है, इसके 20 किलोमीटर तक अगर आप ट्रेड करते हो वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कहलाएगा, वो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड ही कहलाएगा। इससे ज्यादा अगर आप ट्रेड करते हो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी यहाँ पे लिमिट आती है, जितनी टेरिटरी है उसका 12 न्यूटिकल माइल्स यानी कि 20 किलोमीटर। और यहाँ पे हमारे पास कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ पे आपको जो है ये लिमिट थोड़ी ज्यादा बढ़ा के दी गई है, टेरिटरी प्लस 200 न्यूटिकल माइल्स। मतलब अगर आप 200 न्यूटिकल माइल्स तक बिजनेस कर रहे हो वो इंटरनेशनल कहलाएगा, इससे ज्यादा होना चाहिए। 200 न्यूटिकल माइल का मतलब है 370 किलोमीटर। 200 न्यूटिकल माइल का मतलब है 370 किलोमीटर। यहाँ पे आपको जो है छूट दी गई है। और ये जो छूट है किस चीज की है, ये है हमारे पास किन बिजनेसेस में है, 3 तरीके के बिजनेस हैं। फिशरीज, जो सी से रिलेटेड है ना वो बिजनेस है, मेरे माइंड से स्किप हो गया नाम। एक तो फिशरीज है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं चेक कर लूं अपने नोट में, मेरे नाम से स्किप हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है जो मैं टेरिटरी बोल रही हूँ इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। कोस्टल एरिया के 12 न्यूटिकल माइल्स तो 22 किलोमीटर होगा, 20 में 22 बनेगा। और यहाँ पे टेरिटरी के 200 न्यूटिकल माइल्स आप लोगे 370 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। 3 एक्टिविटीज जहाँ पे ये लिमिट आपको दी गई है वो क्या है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, मतलब हम जो है पेट्रोल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहाँ से पेट्रोल निकल सकता है ना, तो वहाँ पे जो है आपको 200 न्यूटिकल माइल दिया है। माइनिंग अगर आप कर रहे हो वहाँ पे भी 200 न्यूटिकल माइल, और फिशिंग के लिए भी 200 न्यूटिकल माइल्स का यहाँ पे आपको एरिया दिया गया है। ये चीज, ये 3 बिजनेस ध्यान में रख लेना। ऑल्दो ये जनरल नॉलेज के लिए है, ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पेपर में आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाने वाला है, ये चीज की गारंटी है। बट हाँ, थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए भूमिका बनानी है आज की क्लास में, उसके लिए ये चीज मैंने आपको करवाई है। तो हम ये समझ चुके हैं इंटरनेशनल कब होगा और बिजनेस क्या होता है। अब दोनों को अगर जोड़ दें तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होगा, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होगा प्लस जहाँ पे इंटरनेशनल ऑक्सिलरीज या हम एड्स बोल सकते हैं, एड्स टू ट्रेड हमारे पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कंट्रीज एटलीस्ट जो है वो आपस में ट्रेड करेंगे, एटलीस्ट 2 कंट्रीज। और इंटरनेशनल ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होगा कि जहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ही जो है वो बैंक्स आपस में रिलेट कर रहे होंगे, है ना, तो एक दूसरे कंट्री से, ये सारे होंगे। साथ ही साथ हमारे जो है यहाँ पे मिडलमैन होंगे, जो होलसेलर रिटेलर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करोगे ऑब्वियसली, है ना। फिर उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपके जो कम्युनिकेशन टूल्स होंगे वो भी जो है ओवर द कंट्रीज आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे जो है ई कॉमर्स का भी बहुत ज्यादा यूज होगा। ऑल्दो ई कॉमर्स जो है ये आपका बिल्कुल डोमेस्टिक में भी होता है, बट यस आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू जो है आप रीच आउट कर सकते हो दूसरी कंट्री में बहुत इजीली, तो वहाँ पे आपको ये चीज भी हेल्प करेगी। तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बनता है। आई होप कि बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आपको क्लियर हो चुका है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये चीज हम समझ चुके हैं कि यहाँ तक क्लियर है।
दूसरी कंट्री में ट्रेड करना, दूसरी कंट्री में हमारा इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कब माना जाएगा, वो तभी माना जाएगा जो आप अपनी कोस्टल एरिया है उसके 12 नॉटिकल माइल्स के बाद ट्रेड करोगे। तो ये मेजर किया जाता है इतना एरिया, अगर ये 12 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा हुआ तो आप इंटरनेशनल ट्रेड है, नहीं हुआ ज्यादा तो आपका नेशनल ट्रेड माना जाएगा, डोमेस्टिक ट्रेड माना जाएगा। ठीक है रिजवान, इतना इन डेप्थ में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी डेफिनेशन है वो आपको बता दिया। ठीक है, फॉर्मूला दिया यहाँ पे, कोई बस आपको नॉटिकल माइल्स मेजर करके दे दिया है कि भाई इतने नॉटिकल माइल्स होने चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे जो है मैंने आपको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके बता दिया है, जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे अब आता है कि कैसे कैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो। सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे पहले जो है वो डोमेस्टिक रहते हैं, अपनी कंट्री में काम कर रहे होते हैं। फिर हमें लगता है कि हम ना अपनी कंट्री में तो अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे अब क्या करना है, अपना जो है बिजनेस बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सोचते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करें। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब आप काम करते हो तो आप कैसे करते हो, ध्यान देना, आप कर सकते हो एक्सपोर्ट, आप कर सकते हो इंपोर्ट, और आप कर सकते हो इंटरपोर्ट। ये क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड योर कंट्री प्रोवाइड कर रहे हो आप, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द कंट्री, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरी कंट्री से सामान लेना अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। इंटरपोर्ट नहीं, एंटरपोर्ट होता है, सॉरी। अरे ये क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मिक्सचर, मतलब कि मैं जो हूं एक कंट्री है, बी कंट्री है, एक सी कंट्री है, मैं एक बी कंट्री हूं ना, मैं क्या हेल्प कर रही हूं, मैं ए से इंपोर्ट करके सी को एक्सपोर्ट कर रही हूं। तो ये क्या है, ये क्या करता है, पहले इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पे जो है साइमल्टेनियसली चलता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है साइमल्टेनियसली यहाँ पे चलता है। ए और सी आपस में ट्रेड नहीं कर सकते, पर बी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसने इसको सामान भिजवाना है सी को, पहले ए को भेजेगा, ए जो है बी को भेजेगा, बी फिर सी को भेजेगा, ऐसे सी ने ए को पहुंचाना है सामान, तो सी जो है वो बी को भेजेगा, बी फिर ए को भेजेगा। ये होता है हमारा इंटरपोर्ट। ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, एक मिडिल मैन की तरह काम करते हो, सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर वो दूसरी कंट्री जो पहले सामान इंपोर्ट कर रहे हो, फिर दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप जस्ट एक मिडिल मैन की तरह काम यहाँ पे करते हो, ये इंटरपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक सी इंटरपोर्ट की डेफिनेशन है। ये चीज होती है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर आप इसके बाद क्या कोशिश करते हो कि अभी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ठीक है, मैं वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है मेरी दूसरी कंट्री में, पर मेरा सामान जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हो, आप क्या करते हो, आप एमएनसीज में जाना प्रेफर करते हो, मींस कि आप अपनी जो है प्रेजेंस दूसरी कंट्री में लेके जाते हो। आपका जो हेड ऑफिस है वो आपकी होम कंट्री में रहेगा, और आपकी ब्रांचेस दूसरी कंट्रीज में ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे होती है आपकी एमएनसी, जहाँ पे आपकी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज है, मींस एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में आपकी प्रेजेंस हो जाती है, बहुत सारी कंट्रीज में आपकी प्रेजेंस हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप ओनरशिप एडवांटेज की बात करते हो। ठीक है, फिर इसके बाद एमएनसी के बाद आपको लगता है कि आप थोड़ा और आगे बढ़ जाए, तो आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हो, है ना, ग्लोबलाइज्ड कंपनी बनते हो। जिसमें क्या होता है, अभी इसमें भी क्या था, इसमें आपने अपना प्रोडक्ट जो है जो आप डोमेस्टिक कंपनी में बना रहे थे अपनी कंट्री में, आपने अपना प्रोडक्ट सिर्फ आगे क्या कर दिया, आगे बेच दिया। ऐसे ही दूसरी कंट्री में से उनका प्रोडक्ट मंगवा लिया, ये चीज है ना, और इंटरपोर्ट किया, पहले इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट किया। एमएनसी में आपने वहां पे जाके सामान बनाना स्टार्ट किया, ओनरशिप एडवांटेज ली, जिस नेशन में जा रहे हो उस नेशन की नीड्स को पूरा करना स्टार्ट किया। ग्लोबलाइजेशन में आपने बोला कि यार हर कंट्री में जाके हर कंट्री की नीड को पूरा करना ये सही नहीं है, ज्यादा फिजिबल नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। यहाँ पे आपने क्या कोशिश की, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज किया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हुआ, मतलब प्रोडक्ट हम एक ही बनाएंगे भाई। ठीक है, और ये इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज करने का मतलब कि यहाँ पे ना आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो सेम तरीके से भी बेच रहे हो। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में जो प्रमोशन एफर्ट है ना आपके, वो प्रमोशन एफर्ट भी जो है वो भी बिल्कुल अलाइन है, वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये चीज होती है आपकी ग्लोबलाइजेशन में। इसके बाद एट लास्ट आप कहाँ पे आते हो, आप आते हो ट्रांजैक्शनल कंपनी। ट्रांजैक्शनल क्या होता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ही है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये स्लोगन जो है वो यहाँ पे चलता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ही है। तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो हर जगह की नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है एवरी प्रोडक्ट एट एवरी प्लेस इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हर जगह की अलग अलग नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये आती है हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शनल कंपनी। ये 5 तरीके से आप जो है एंटर करते हो इंटरनेशनल मार्केट में। स्टेजेस ऑफ गोइंग ग्लोबल इसको बोला जाता है। ये चीज हमारे पास आती है। अब इसको वन बाय वन रीड कर लेते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया जो पेपर में काम आएगा, बट थ्योरी भी थोड़ी पढ़नी चाहिए सो दैट थोड़ा और तरीके से हम समझ सकें। यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी के फीचर्स क्या है कि आप डोमेस्टिक रहते हो, आपको बाहर दूसरे कंट्री में नहीं काम करना, आप अपनी प्रोडक्शन बनाते हो होम कंट्री के अकॉर्डिंग एंड बेचते हो। फिर इसके बाद आप ग्लोबली जाने की सोच रहे हो, आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपकी जो भी बिजनेस मैनेजमेंट है जो आप अपनी कंट्री में बेटर कर सकते हो उसके लिए काम करेगा। ज्यादा ग्लोबल एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंसी की हम बात नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि आप जो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करना चाहते, उसके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, आप डोमेस्टिक मार्केट में ही रहना चाहते हो। ये इसके फीचर्स हैं। फिर इंटरनेशनल कंपनी में क्या होता है, आप जो है डोमेस्टिक से बियॉन्ड आगे जाने की कोशिश करते हो। डोमेस्टिक तो है वो तो रहेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं, मींस थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू कर लेते हैं। फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, पर थोड़ा ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो क्या रहती है, वो तो आपकी भी रहेगी जो थी पहले, मतलब डोमेस्टिक रहेगी। ये जो है ना, ये वर्ड्स मैं आपको कल कराऊंगी, आज नहीं करते हैं, कल करेंगे इनका मीनिंग। पर हाँ, आप डोमेस्टिक रहोगे बट आप इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहोगे, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्राइसेस पे और अदर बिजनेस प्रैक्टिसेस को आप फॉरेन लेके जाते हो वाया एक्सपोर्ट, एंड फॉरेन से लेके आते हो अपनी कंट्री में वाया इंपोर्ट, और डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड करते हो, वो इंटरपोर्ट के थ्रू होता है, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इंटरपोर्ट में इंपोर्ट किया, उसमें कुछ काम किया, फिर एक्सपोर्ट किया, है ना, वैल्यू एडिशन की। तो मार्केटिंग मिक्स कांस्टेंट रहेगा, अपने ऑपरेशंस को आप नई कंट्रीज में करना स्टार्ट कर दोगे, सेल परचेज करना दूसरी कंट्री से स्टार्ट कर दोगे। ये बेसिक सी चीजें यहाँ पे चलती है। मैनेजमेंट स्टाइल भी आपका होम कंट्री वाली है, जैसे अपनी कंट्री में डोमेस्टिकली मैनेज करते हैं सारी चीजें वैसे मैनेज करोगे। सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हो बाहर वाले लोगों को, उनकी जरूरतें नहीं देख रहे, ये देख रहे हो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं, उनकी क्या डिमांड है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल में, मल्टीनेशनल में करते हैं। मल्टीनेशनल में क्या होता है, जैसा देश वैसा भेस, जहां गए वहां के हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि अब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे रहते हो, आप सोचते हो कि हम जो बना रहे हैं वही बनाएंगे, हम दूसरी कंट्री का नहीं सुनेंगे। पर धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो यार ऐसे चलेगा नहीं काम, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट जो है
आपको फॉरेन मार्केट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तो आप मल्टी डोमेस्टिक बन जाते हो, अलग अलग नेशन में जाके अपनी प्रेजेंस रखते हो एंड अलग अलग नेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आपके जो है प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जब मैकडी आया था तो उनका कोई आलू टिक्की बर्गर थोड़ी था, और यहाँ पे वही चलता था, तो उन्होंने अपने मेन्यू में उस चीज को ऐड किया। उनके जो नाम थे, क्या महाराजा बर्गर उनका नाम हो सकता है कि नहीं, फॉरेन की कंपनी हो तो इंडिया के नेम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने नाम रखे, ठीक है, महाराजा ऐसे नाम वगैरह ऐड किए। तो ये चीज है, उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट को पढ़ा, स्टडी किया और अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में की जाएगी अलग अलग कंट्री में अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग, तो अलग चीजें हो जाती हैं। बट यहाँ पे जो है मैनेजमेंट भी क्या हो जाती है, पॉलीसेंट्रिक, मींस अलग अलग नेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग मैनेजमेंट आपकी होती है। होस्ट कंट्री में अलग, फलानी कंट्री में अलग, ढिमकानी कंट्री में अलग, जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, ये चीज यहाँ पे होती है। और इसको पॉलीसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं, मतलब मैनी कंट्रीज, मैनी एरियाज जहाँ पे आप ऑपरेट करते हो। कल इसको और डेप्थ में समझेंगे, आज बेसिकली समझना है। फिर इसके बाद आता है ग्लोबल कंपनी, तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ग्लोबल कंपनी है वो। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कंपनी है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ग्लोबल होती है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं होम में और एक सिंगल कंट्री में फोकस करते हैं, मार्केटिंग ग्लोबली होनी चाहिए। प्रोडक्ट मैंने बोला स्टैंडर्डाइज है, बट क्या करते हैं, एक तरीके से टारगेट करते हैं अलग अलग मार्केट्स को, कि इस मार्केट में इस तरीके से जो है जाएंगे, अलाइन करेंगे और अच्छे से काम करेंगे और वहां से सेल्स लाएंगे, मतलब बिजनेस करेंगे। दूसरी मार्केट में जाएंगे, वहां से जिस तरीके की मार्केट है उस तरीके से उसको पिच करेंगे और वहां से सेल्स लेंगे। ये चीज होती है। तो मार्केट कंडीशंस को अडॉप्ट किया जाता है, प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करते कि प्रोडक्ट चेंज कर दो ना, मार्केटिंग कैसे करनी है उसको चेंज करो। एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपकी वर्ल्डवाइड होती है, ये ग्लोबल है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज रहेगा। और ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके जो है सारी चीजों को देखते हो, समझते हो, परखते हो, एनवायरमेंट को स्टडी करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। फिर सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, हर जगह से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको समझ आता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनाना पड़ेगा और ऐसे बेचना पड़ेगा। विजन जो है इस कंपनी का वो ये है कि हम एक ग्लोबल वे में ग्रो करें, एक कंट्री की एक कंपनी नहीं, ये कंपनी पूरे वर्ल्ड की है, उस तरीके से ग्रो करें। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट खूब की जाती है, मैनेजमेंट को खूब ट्रेन किया जाता है, प्रोडक्ट को खूब डेवलपमेंट की जाती है। प्रोडक्ट की ऐसा नहीं है आइडिया आया थोड़ा सा सोचा और काम किया, ये प्रोडक्ट कैसे बहुत सारे नेशंस में हर जगह हेल्प कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। प्रोडक्ट क्या होता है, यूटिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्योर करना, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही है जो बाकी सारे रिसोर्सेज को एक्शन में लेके आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट वर्ल्ड वाइड जो है ग्लोबली जो है वो क्या रहे, एक तरीके से हम जो है प्रोडक्ट को बेच सकें। तो ट्रांजैक्शन कंपनी की जियोसेंट्रिक अप्रोच होती है, इसका मतलब कि ये क्या करते हैं, ग्लोबली सोचते हैं बट एक्ट लोकल, जहाँ के हैं वहीं से काम करते हैं। बट ग्लोबल सोच होती है मींस कि जो भी कंट्री में हम जा रहे हैं उस कंट्री को अच्छे से समझ रखा है हमने, उस कंट्री को अच्छे से समझ कर उसकी नीड्स को हम पूरा कर रहे हैं। बट वी आर एक्टिंग लोकल, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, वो अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बट एक्ट थिंक ग्लोबली ना, तो हम ग्लोबल एस्पेक्ट को सोच के ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लिखवाया था ना कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हर प्रोडक्ट हर एक प्लेस पे उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट को फर्क नहीं, प्रोडक्ट में खास फर्क नहीं होता, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने में जो है वो फर्क यहाँ पे आता है, ठीक है। वो चीज लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो प्रोडक्ट मेरे लिए है, इस चीज से ये जो लोग हैं वो जुड़ते हैं। तो ये था हमारा DI-MGT अप्रोच। ये DI-MGT अप्रोच सीधी सीधी पेपर में पूछी जाती है, स्टेजेस टू गोइंग ग्लोबल के नाम से। तो ये एज ए सीक्वेंस में आपने अरेंज करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे अलग अलग यहाँ पे रहते हैं कि हम क्यों ग्लोबल जाना चाहते हैं, है ना। और उससे पहले जो है बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें डोमेस्टिक कंपनी को, तो डोमेस्टिक रहेगी, बाकी चार जो स्टेजेस हैं उनको स्टडी करते हैं। ऑपरेशंस और ट्रेडिंग कहाँ पे होंगे, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस रखोगे, मतलब ऑपरेट करोगे, यहाँ पे आप सिर्फ सेल करोगे एक्सपोर्ट के थ्रू, ठीक है, आपकी कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है। ग्लोबल में यहाँ पे ज्यादा कंट्रीज आप लेके चलते हो, 15 से 20 कंट्रीज, MNC से ज्यादा होती है कंट्रीज में प्रेजेंस। यहाँ पे जो है ये सब मिक्सचर है हर जगह आपको, ठीक है, हर जगह ग्लोबल ओरिएंटेशन आपकी। इन्वेस्टमेंट FDI से की जाती है, यहाँ पे FDI कहाँ से आ गया, ये गलत है। यहाँ पे FDI होती है, यहाँ पे FDI होती है, यहाँ पे FDI होती है, यहाँ पे FDI नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी दूसरी जगह पे प्रेजेंस नहीं ला रहे हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, यहाँ पे कोई FDI नहीं होती। स्ट्रेटजी सेंट्रलाइज रहेगी, अरे क्या है ये, यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है सेंट्रलाइज्ड होस्ट कंट्री का ज्यादा फोकस रहेगा। बट जो है आप होम जो आपकी होम कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे जो आपका हेड ऑफिस है वहाँ पे ज्यादा इसकी क्या रहती है, इंपॉर्टेंस रहती है। बट आप जो है यहाँ पे जैसा देश वैसा भेष वाली स्ट्रेटजी अपनाते हो, मींस जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो वहाँ के तौर तरीके भी आपके इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एंड ऑल्सो डिसेंट्रलाइज्ड चीजें रहती है। यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी जो आपकी, मतलब जो आप जिस नेशन में आप काम कर रहे हो, कोई डोमेस्टिक कंपनी जो है वही यहाँ पे क्या करती है, अपना सामान बेचती है बस। और यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है बिल्कुल हर चीज, जो हमारा हेड ऑफिस है जहाँ पे वहीं से कंट्रोल होगी। एंड यहाँ पे चीजें डिसेंट्रलाइज हो जाती है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप हर जगह के अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है, जहाँ पे मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे जो होस्ट, जहाँ पे आपका जो है हेड ऑफिस होगा, वहाँ पे आपकी मेन ब्रांच होगी, वही लोग रिसर्च करेंगे। यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री में ही रिसर्च होगी, यहाँ पे पेरेंट कंपनी और सब्सिडीज है वो रिसर्च करेंगे। यहाँ पे जो है सारी की सारी सब्सिडीज आपने बिजनेस इतना एक्सपेंड कर दिया कि हर किसी सब्सिडी को आपने उस पर्टिकुलर एरिया में सारे अधिकार दे दिए कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करो, तो वहाँ पे सारे सब्सिडीज के पास राइट रहेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। चैलेंजेस क्या आते हैं, रेगुलेटरी और लीगल राइट इश्यूज आएंगे, क्योंकि आप कहीं और जाके काम कर रहे हो। तो कहीं और जाके काम कर रहे हो, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है वहाँ के लोगों को आपने अपने अधिकार दे दिए होते हैं कि आप हमारी तरह काम कर सकते हो। तो IPR वगैरह जो होते हैं वो आते हैं, जैसे लाइसेंसिंग, लीजिंग, फ्रेंचाइजिंग, हम यहाँ पे बात करते हैं, वगैरह प्रोसेस वगैरह देते हैं, पेटेंट वगैरह दे देते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह, है ना। और लीगल फ्रेमवर्क आता है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे कस्टम इश्यूज आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हैं वो सारी चीजें। यहाँ पे भी रेगुलेटरी और लीगल इश्यूज आते हैं। एंड यहाँ पे जो है HR, मतलब आप कहाँ से लोगों को भी प्रोक्योर कर रहे हो, आप होम कंट्री या होस्ट कंट्री कहाँ से, अपनी कंट्री से भेजते हो लोगों को या वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। तो ये भी आपके सारी ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और यहाँ पे आप जो है बिल्कुल डिसेंट्रलाइज कर रहे हो हर चीज को, तो स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो उसके इश्यूज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हर एक कंट्री अलग तरीके से ऑपरेट करती है, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अलग तरीके से कामकाज करने का तरीका होता है, अलग नीड्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं कि भाई जो HR है वो कैसे काम करेगा, कहाँ से आएगा, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, डिविजनल होगा, फंक्शनल होगा, वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं, ठीक है। इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ये जो ओरिएंटेशन है ये हम कल करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। एक सवाल मेरा है आपसे, व्हाई टू गो ग्लोबल, क्यों कंट्रीज जो है वो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। ये थोड़ा सब्जेक्टिव है ना, अपने अपने ओपिनियंस होंगे सभी कंपनीज के, ऐसे ही आपके और मेरे भी जो है पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी भी है। तो क्यों जाते हैं लोग ग्लोबल, अगर मेरे को बाहर रॉ मटेरियल मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, है ना, चीप रेट पे मिल रहे हैं, तो मैं बाहर जाके काम करूंगी ना ऑब्वियसली। अगर मेरे को रिसोर्सेज हैं जो चीप रेट पे मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे फायदा लूंगी। रिसोर्सेज में लेबर भी आ जाती है, रॉ मटेरियल भी आ जाता है, जो भी आपको सामान चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। आपको फॉरेन में मार्केट ज्यादा अच्छी मिल रही है, मार्केट लार्ज है जो आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, आप बाहर जाओगे, है ना, आपको लेबर जो है वो
चीप रेट पे मिल रही है, रिसोर्सेज में आ गया, चलो रिसोर्सेज है ना, टेक्नोलॉजी आपको जो है वो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एडवांस मिल रही है तो आप जाओगे, है ना। तो ये रीजंस होते हैं, है ना। आपको जो है इंटरनेशनल करेंसी चाहिए, उसके लिए आप जाओगे तो बिल्कुल आपको अपने फॉरेक्स पोजीशन सुधारनी है, उसके लिए भी आप जा सकते हो। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि क्यों एक कंट्री में से कंपनी ग्लोबल लेवल पे जाती है। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंशन तो है ही, ठीक है, एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, देन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हुए अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प करना, ये सारी चीजें आप करते हो। किस तरीके से करते हो? इस तरीके से आप ढूंढने की कोशिश करते हो। ये चीज हमारे सामने आती है कि व्हाई टू गो ग्लोबल। अपनी कंट्री में ही काम नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए रीजंस होते हैं कि क्यों हम ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं। ये चीजें रहती हैं, ये बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और आज का सेशन इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है आपका तो आज की क्लास में पूछ लो। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाई टू बिजनेस इज गो ग्लोबल एंड दूसरा DIMGT अप्रोच। ये DIMGT कैसे आप इंटरनेशनल जाते हो एंड इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या है, इससे रिलेटेड भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री है, मतलब फालतू हुई, इसमें भी क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। एंटर कोड समझा दूं। एंटर कोड होता है जब एक कंट्री, मैं एंटर कोड कर रही हूँ मतलब एक चाइना है, एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। वैसे तीनों हो नहीं सकते एक साथ, और हम इनको एक साथ ले आते हैं। चाइना वालों की ना लड़ाई हो रखी है पाकिस्तान के साथ, चाइना वालों की लड़ाई हो रखी है पाकिस्तान के साथ। इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंड्स हैं, चाइना और इंडिया भी फ्रेंड्स हैं, सबसे बड़ा झूठ, बट कोई नहीं मान लो। तो अब चाइना से पाकिस्तान को चाहिए सामान, अब इनकी और रखी है लड़ाई, है ना। ये सामान देने का इसको, तो पाकिस्तान इंडिया वाले के पास जाता है कि भाई मेरे को सामान चाहिए, दिलवा दे। इंडिया वाला बोलता है चल कोई नहीं, मैं दिलवाता हूं तेरे को सामान। तो चाइना से इसकी दोस्ती है, ये इंडिया वाले चाइना को बोलते हैं कि यार सामान दे, थोड़ा सा चाहिए, ये सामान दे देते हैं। इसने क्या किया, इंडिया को सामान दे दिया। अब इंडिया वाले ने क्या किया, पाकिस्तान वाले को सामान दे दिया। तो इंडिया ने पहले क्या किया, इंपोर्ट किया, और फिर उसी सामान को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। ये होता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये होता है इंटरपोर्ट, जब आप एक बिचौलिया बनके एक ट्रांजैक्शन करवाते हो, दिस इज इंटरपोर्ट। एंड ये तो सिर्फ सामान ऐसे दे दिया। अगर मैं यहाँ पे मैंने कुछ सामान लिया चाइना से, और मैंने सामान लेके उसमें कुछ प्रोसेसिंग की, इंडिया ने सामान लिया और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की उस प्रोडक्ट में, और फिर उसको आगे जो है वो पाकिस्तान को बेच दिया, क्या ये भी इंटरपोर्ट है? यस, ये भी इंटरपोर्ट है। जब आप वैल्यू एडिशन करोगे वो भी इंटरपोर्ट है। तो इसमें क्या होगा, पहले आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो, फिर वैल्यू एडिशन करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये भी हमारा इंटरपोर्ट होगा, ठीक है। और कुछ